हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे और उसी रोटेशनल मोशन में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या होता है। तो बल आघूर्ण को हम लोगों ने टाउ लिखा था और जड़त्व आघूर्ण को लिखा था आई। यानी इन दोनों के बीच हमें क्या फार्मूला प्राप्त होता है वो हमें याद करना है। वैसे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, हमें इस फार्मूले का डेरिवेशन हल करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि कोई एक पिंड है, मान लेते हैं कोई एक पिंड है, ये अनियमित आकार का कोई, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, वो इसका प्रूफ यहाँ देख लेते हैं। छोटे छोटे कण हैं, वो मान लीजिए M1 है, M2 है, M3 है और डॉट डॉट Mn कणों से मिलकर बना हुआ है। और इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरियां हैं वो R1, R2, R3, डॉट 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 Rn है। ये इसका घूर्णन अक्ष हो गया। मान लीजिए XY इसका घूर्णन अक्ष है और इस तरीके से घूम रहा है और छोटे छोटे कण, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा ये। मान लीजिए इसका M1 है, द्रव्यमान इसका M2 है, ये M3 मान लेते हैं, ये M4 हो गया, M5 हो गया और इस तरीके से सभी। और इनकी जो लंबा दूरियां हैं ये कितनी है, वो R1 है, इसको हमने मान लिया R2 है, ये हमने मान लिया क्या है R3 है, इसको हमने R4 मान लिया और डॉट डॉट इसी तरीके से सारे होंगे। तो अब अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो घूमने पे याद रखिएगा कि जब कोई पिंड घूर्णन करता है तो जैसे मान लो इसकी कंडीशन A से B है, कुछ समय बाद ये यहाँ से घूम कर कहीं और पहुँचता है, मान लीजिए B से B डैश पहुँच रहा है। तो जब ये B से B डैश पर पहुँचेगा तो क्या होगा, इस A से लेकर B तक लाइन में अगर हम छोटे छोटे पार्टों में इसको देखें 1 2 3 4, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो हमने मान लिया क्या है, थीटा। तो कण 1 पर हो गया तब भी उसका कोणीय विस्थापन थीटा होगा, 2 पर होगा तब भी उसका कोणीय विस्थापन थीटा होगा, 3 पर होगा तब भी कोणीय विस्थापन उसका थीटा ही होगा, 4 पर होगा तब भी कोणीय विस्थापन थीटा होगा, B से B डैश पहुंचेगा तब भी, यानी एंगल तो वो थीटा ही बना रहा होगा। तो जो कोणीय विस्थापन है थीटा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो अगर कोणीय विस्थापन नियत है तो कोणीय वेग भी नियत होगा, यानी ओमेगा भी क्या हो जाएगा, वो नियत रहेगा। अगर कोणीय वेग नियत है तो कोणीय त्वरण भी नियत रहेगा, यानी अल्फा भी क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा घूर्णन गति कर रहा होता है तो उसमें क्या होगा कि जो उसका कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन रेखीय विस्थापन में देखिए क्या होगा, जो कण 1 पर होगा, 1 सेकंड में क्या है, ये B से B तक पहुंच रहा है, B डैश तक, लेकिन जो कण है 1 पर जो होगा उसका रेखीय विस्थापन इतना होगा, 2 पर होगा उसका रेखीय विस्थापन इतना हो जाएगा, 3 पर रेखीय विस्थापन और बढ़ेगा, 4 पर और ज़्यादा होगा और इसके आगे और जाएगा। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे इसी अक्ष पर तो सारे कण जो होंगे M1 M2 M3 जहाँ जहाँ रखे होंगे, तो जो बाहर की तरफ होगा उसका रेखीय विस्थापन मैक्सिमम होगा, पास वाले का रेखीय विस्थापन मिनिमम होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो रेखीय विस्थापन है वो नियत नहीं रहेगा। रेखीय विस्थापन जो होगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, चर होगा। अगर बदल रहा है तो रेखीय विस्थापन बदल रहा है तो रेखीय वेग भी इसका बदल रहा होगा, यानी रेखीय वेग भी क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो बदलेगा। और रेखीय त्वरण जो होगा वो भी क्या होगा, वो बदल रहा होगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि अगर कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो घूर्णन गति करते हुए पिंड में रेखीय त्वरण, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, ये सभी क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये क्या होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। अब इसी पर देखते हैं जरा। मान लीजिए कि जो M1 M2 M3 डॉट डॉट कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब अगर ये बना हुआ, याद रखिएगा इसको ना, कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण क्या होगा, घूर्णन गति अगर हो रही है तो उसका ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेखीय वेग, रेखीय त्वरण और रेखीय विस्थापन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर मान लीजिए M1 कण के लिए हम लिखें, M1 कण के लिए अगर हम M1 कण के लिए निकालें, इस पर त्वरण कितना होगा, कौन सा त्वरण, रेखीय त्वरण। M1 कण के लिए रेखीय त्वरण क्या होगा, रेखीय त्वरण को हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। और फार्मूला पढ़ा था A बराबर R अल्फा होता है, कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण में संबंध पढ़ा था। तो पहले कण के लिए लिखेंगे तो कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण के लिए A1 हो जाएगा, विस्थापन R1, अल्फा तो वही रहेगा क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा, कोणीय त्वरण है ये। अब अगर इसका रेखीय त्वरण इतना है तो इस रेखीय त्वरण के कारण इसमें बल लगेगा, तो इस पर जो M1 कण पर लगने वाला बल है वो बल कितना होगा, F बराबर फार्मूला Ma होता है। तो पहले कण के लिए लिखेंगे तो M1 होगा, A1 होगा, तो मान लीजिए F1 है ये। M1 की जगह पर M1 रख देंगे, A1 की जगह पर रखेंगे R1 इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा F1 बराबर। हमें निकालना दरअसल क्या था, बल आघूर्ण।
इस m1 कण के लिए बल आघूर्ण कितना होगा? m1 कण के लिए बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को लिखते हैं हम टाउ, तो इसके लिए टाउ 1 हो जाएगा F1 और इंटू क्या हो जाएगा F इंटू लंबा दूरी होता है, तो लंबा दूरी कितनी है? वो R1 है, तो इसके लिए R1 लिख दिया। वैल्यू रखें यहाँ पर, तो F1 की वैल्यू है m1 R1 अल्फा और इंटू R1, इसको लिखेंगे तो आएगा m1 R1 स्क्वायर अल्फा। बहुत आसानी से निकला है कि टाउ 1 की वैल्यू जो होगी इतनी होगी। नहीं, जो कण m1 होगा उस m1 कण के लिए जो बल आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा? टाउ 1 बराबर m1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा। एक मिनट देख लें वीडियो साफ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सही है, ठीक है। टाउ 1 बराबर कितना होगा? m1 R1 स्क्वायर अल्फा होगा। अब क्या करेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे कण है ना, तो सभी कणों के लिए निकाल दें। तो सभी कणों के लिए अगर निकालेंगे तो जैसे टाउ 1 बराबर निकाला है वैसे टाउ 2 बराबर हो जाएगा m2 R2 स्क्वायर अल्फा, टाउ 3 बराबर होगा m3 R3 स्क्वायर अल्फा, डॉट 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 निकाल देंगे। आखिरी में होगा टाउ n बराबर mn Rn स्क्वायर अल्फा। ये तो छोटे छोटे कणों के लिए था, m1 m2 m3 के लिए। अब अगर हम पूरे पिंड का निकालना चाहें बल आघूर्ण, तो पूरे पिंड का अगर हम बल आघूर्ण लिखेंगे तो उसको टाउ लिखेंगे, और ये बराबर क्या होगा? छोटे छोटे जितने भी कण थे सभी को जोड़ दें, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 और डॉट डॉट कितना हो जाएगा? टाउ n। वैल्यू पुटअप करिए जरा। टाउ 1 की वैल्यू क्या आई थी? m1 R1 स्क्वायर अल्फा, टाउ 2 था m2 R2 स्क्वायर अल्फा और प्लस डॉट डॉट कर देंगे। आखिरी में क्या होगा? mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा को तो कर दें बाहर, हमने अल्फा कर दिया बाहर, और m इसका अच्छा ऐसा रहेगा m1 R1 m2 R2 लिखा हुआ है, तो r इज इक्वल टू है यहाँ पर i इज इक्वल टू कर दें हम यहाँ पर i की वैल्यू 1 to n कर दें, और इसको लिख दें mi Ri स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है पूरा। और अल्फा कामन था तो अल्फा को हमने बाहर रख दिया, यानी टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi Ri स्क्वायर इंटू अल्फा। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोग जानते हैं जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। तो जड़त्व आघूर्ण हम लोगों ने पढ़ा है I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको सिग्मा एम आर स्क्वायर लिखें या फिर I इज इक्वल टू 1 to n लिख दें, और यहाँ पर लिख दें I ऐसे। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम I लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर जितना लिखा है सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi Ri स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? I लिख सकते हैं, और ये क्या लिखा है? अल्फा। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। तो ये बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार करिएगा। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू अल्फा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, इसके आगे देख लेते हैं। बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण में संबंध हो गया। अब इसके बाद कोणीय संवेग पढ़ना है। तो संवेग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान और वेग का जो त्वरण है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? रेखीय संवेग कहलाता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को जे से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता कितना है जे? कोणीय संवेग क्या होता है? जो रेखीय संवेग है उसके आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। याद रखिएगा, रेखीय संवेग के परिभाषा याद कर लीजिएगा, रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम कोणीय संवेग कहते हैं। तो हमें इसके लिए डेरिवेशन भी करना है, जे बराबर आई अल्फा जितना भी आता है, तो उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। देख लें वीडियो सही आ रहा है। तो हाँ, कोणीय संवेग, तो इस कोणीय संवेग का फार्मूले का डेरिवेशन करना है, जे बराबर आई ओमेगा, है ना? जे बराबर क्या है? आई ओमेगा। इस फार्मूले का डेरिवेशन कर लेना है। परिभाषा याद रखिएगा, किसी पिंड के, जब कोई पिंड अगर घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति करते हुए पिंड के, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को या बीजगणितीय योग को क्या कहा जाता है? कोणीय संवेग कहते हैं। या फिर किसी पिंड के
रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। तो कोणीय संवेग निकालना है तो यानी पहले हमें क्या निकालना होगा, रेखीय संवेग निकालना होगा, फिर उसका हम आघूर्ण निकाल देंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, फिर से वही मान लेते हैं कोई एक पिंड है, वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। उनके द्रव्यमान क्या है, m1 m2 m3 डॉट डॉट हैं, m1 m2 m3 डॉट डॉट हैं। उनके घूर्णन से लंबवत दूरियां कितनी है, वो r1 r2 r3 r4 है। ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर r1 r2 r3 और r4 है। तो हमें निकालना क्या है, कोणीय संवेग निकालना है। और कोणीय संवेग की परिभाषा बताई है कि रेखीय संवेग जितने कण हैं इन सभी कणों का पहले हमें रेखीय संवेग निकालना है और फिर उसका आघूर्ण निकाल लेना है। तो पहले हम निकालते हैं m1 कण के लिए, m1 कण के लिए रेखीय संवेग क्या होगा। रेखीय संवेग को P लिखते हैं, तो P की जगह P1 होगा और P बराबर होता है mv। तो P बराबर क्या होगा, m इंटू वी होता है। तो V की जगह पे V1 होगा और M की जगह पर M1, M की जगह M1, V की जगह V1, क्योंकि अलग अलग पिंड है तो M1 M2 M3 अलग अलग होंगे। V क्या है, इसका रेखीय वेग है, तो रेखीय वेग तो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हमने V1 लिख दिया। अगर यहाँ पर कोणीय वेग होता तो फिर केवल ओमेगा ही लिखते, उसको चेंज ना करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेखीय वेग है और द्रव्यमान है, सिर्फ रेखीय संवेग के लिए P बराबर mv हो गया। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वृत्तीय गति में v बराबर r ओमेगा होता है। तो v1 बराबर कितना हो जाएगा, v1 बराबर होगा r1 इंटू ओमेगा। अब देखिए यहाँ ओमेगा में हम ओमेगा 1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ओमेगा कोणीय वेग है। कोई पिंड अगर घूर्णन गति कर रहा है तो ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, केवल v1 बराबर r1 इंटू ओमेगा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p1 की वैल्यू आ जाएगी m1 r1 और ओमेगा, इतना हो गया। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, इसका संवेग निकालना था, रेखीय संवेग कोणीय संवेग निकालना है। तो परिभाषा अनुसार क्या है कि ये जो रेखीय संवेग है इसके आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। तो हम m1 कण के लिए अगर निकालेंगे कोणीय संवेग तो इसको हम J1 लिख देंगे। और J1 बराबर क्या होगा, जैसे आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल की जगह पर होगा संवेग, यानी P1 इंटू क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी है, वो r1 है। तो P1 r1 हो जाएगा। P1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1 ओमेगा और इंटू क्या लिखा है, r1। यानी इसको अगर हल करेंगे तो आएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये हो गया J1 बराबर। इसी तरीके से बाकी कणों के लिए निकाल सकते हैं। m2 कण के लिए J2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। J3 बराबर हो जाएगा ये m2 था, सॉरी ये भी r2 है, ये m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। डॉट डॉट बाकी कणों के लिए निकाल देंगे। आखिरी में n के लिए होगा Jn इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब हमें निकालना क्या है, पूरे पिंड का कोणीय संवेग। तो पूरे पिंड का जो कोणीय संवेग होगा वो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, J1 प्लस J2 प्लस J3 डॉट डॉट Jn। तो J1 कितना आया था, निकाल देते हैं। यहाँ क्या लिखा था, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट आखिर में कितना हो जाएगा, mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर फिर से ओमेगा कॉमन है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, बाहर क्या कर देंगे ओमेगा। हम ये जानते हैं परिभाषा अनुसार, चूँकि i बराबर क्या होता है, वो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर, सॉरी mi ri स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा कि J बराबर क्या बन जाएगा, अतः J बराबर क्या होगा, यहाँ पर जितना लिखा हुआ है ये, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, और ये क्या है ओमेगा। तो इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर लेंगे J इज इक्वल टू i ओमेगा। ये संबंध हो जाएगा कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण के बीच में ये संबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी डेरिवेशन कर देंगे, J बराबर i ओमेगा। और इसके पहले हमने कोणीय वेग और उसके लिए जो डेरिवेशन किया था वो हो जाएगा टाउ बराबर i अल्फा था और J बराबर i ओमेगा। तो ये दो डेरिवेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं।